हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं। ठीक है, पालमपुर गांव की कहानी। तो थोड़ा सा हम ना इकोनॉमिक्स यानी कि भारत के रेफरेंस में हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद हम अब जो है 9 से लेके 12 तक की इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से स्टडी करेंगे और अर्थव्यवस्था में जो भी टर्म यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लोग ना बहुत कठिन चैप्टर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसके टर्म्स जो है बहुत जो होते हैं कठिन लगते हैं लोगों को, है ना। लेकिन मैं आपको बहुत सरल भाषा में और सारे शब्दों के अर्थ सहित बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था की। भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ध्यान देंगे गाइस, भारत की अर्थव्यवस्था जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व में 7वें स्थान पे है भारत, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तो यहाँ पे ना केवल 2.4% क्षेत्रफल के साथ भारत जो है विश्व की जनसंख्या का 17% भाग को शरण प्रदान कर रहा है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि 1991 में ना भारत में बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास हुआ, प्रगति हुई। ठीक है, जब से क्या हुआ? आर्थिक उदारीकरण। अच्छा, ये सब जो टर्म है ना, ये हम पढ़ेंगे ज़रूर। थोड़ा सा आप भारत के रेफरेंस में चीज़ें बस जान लीजिए। ठीक है, तो भारत जो है ना विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया है। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि भारत जो है, भारत की आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वहाँ का मूलभूत ढांचा जो है ना वो बहुत तेज़ी से प्रगति हो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम जो है बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली क्या है ना, पालमपुर गांव की कहानी इस चैप्टर का नाम मतलब आपको समझाने के लिए यूज़ किया गया है। बेसिकली हम इसमें जो है ना, इसमें हम कृषि के लिए क्या क्या किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, कृषि का हमारे अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, ये सब चीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस कहानी का उद्देश्य जो है ना वो उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। ठीक है, अब एक काल्पनिक गांव इसमें लिया गया है, पालमपुर की कहानी के माध्यम से जो है हम बयां करेंगे। देखिए, पालमपुर में ना क्या है कि जो खेती जो है मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जो है गैर खेती यानी कि लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। ठीक है, और इन उत्पादन क्रियाओं के लिए ना विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर आप खेती करेंगे तो आपको पूंजी की भी आवश्यकता होगी, आपको जो है भूमि की भी आवश्यकता होगी, है ना। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ देखेंगे। अब देखिए, पालमपुर की कहानी से ना हमें ये ज्ञात होता है कि गाँव में जो इच्छित वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन जो हैं किस प्रकार समायोजित होते हैं। अब आइए देखते हैं। देखिए, पालमपुर जो है आस पड़ोस के कस्बों और गांवों से भली भांति जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो प्रत्येक मौसम में ना यह सड़क जो है गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। और इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरीके के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जा सकते हैं। तो इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। ठीक है, गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो है ना वो उच्च जाति के 80 परिवार हैं। ठीक है, उनके मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंटों और सीमेंट के बने हैं। अनुसूचित जाति दलित लोगों की संख्या गांव में कुल जनसंख्या की 1/3 है। तो ये गांव का थोड़ा सा ब्यौरा बता रहा है कि कौन कौन लोग जो है वो निवास कर रहे हैं। असली कहानी तो आगे स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है अर्थव्यवस्था की कहानी। देखिए, उत्पादन का संगठन यानी कि उत्पादन का उद्देश्य जो है ना वो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। अब देखिए, हमारे देश में प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है? जिसकी मांग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी हमें आवश्यकता होती है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें अति आवश्यक है। ठीक है, इन चारों चीज़ों को हम बहुत सही तरीके से देखेंगे। सबसे पहली आवश्यकता है भूमि। ठीक है, भूमि की आवश्यकता है, और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज ये तो है ही है। ठीक है, दूसरी आवश्यकता है श्रम। तो श्रम के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जो लोग काम करेंगे, है ना। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए ना बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है, और दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। तो
प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए ना आवश्यक श्रम प्रदान करता है। और तीसरी सबसे बड़ी आवश्यकता है भौतिक पूंजी, अर्थात क्या कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर जो है अपेक्षित कई तरीके के आगत, यानी कि जब आप मान लीजिए आप ठीक है कृषि करना चाहते हैं, ठीक है, खेतों में कुछ बोना चाहते हैं, तो आपको बीज की आवश्यकता होगी, ठीक है, औजार की आवश्यकता होगी, ठीक है, आपको जो है खेतों में जो है क्या कहते हैं, ठीक है, जुताई के लिए जो है आपको जो है हल की आवश्यकता होगी, है ना, जनरेटर, टरबाइन, इन सब भौतिक पूंजी की आवश्यकता होगी। तो क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत क्या क्या मदें आती हैं? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, औजार, मशीन, भवन, ठीक है, औजारों और मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे कि मान लीजिए किसान का हल से लेके परिष्कृत मशीन यानी कि जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं, ठीक है। और औजारों, मशीनों और भवनों के उत्पादन में ना कई वर्षों तक जो है इनका प्रयोग होता है। अब आप देख लीजिए कि जब जो है ग्रामों में क्या होता है, पहले जो है हल से खेत जोते जाते थे, लेकिन अब क्या होता है, अब ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है जोतने के लिए हल, ताकि जल्दी हो जाए और मेहनत कम लगे, है ना। तो ये जो है भौतिक पूंजी ही तो हुई। अब देखिए दूसरी चीज़ है कच्चा माल और नकद मुद्रा, ठीक है। उत्पादन में ना कई प्रकार के कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। अब जैसे देख लीजिए बुनकर जो है ऐसे ही तो हवा में नहीं बुन लेता है, बुनकर को जो है बुनने के लिए सूत चाहिए, ठीक है, और कुम्हारों के प्रयोग के लाने के लिए मिट्टी नहीं होगी तो कुम्हार कैसे कार्य करेंगे उत्पादन का, ठीक है। तो इसलिए जो है इन्हें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो उत्पादन के दौरान भुगतान करने और जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है ना। तो कच्चा माल जो है ना और नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, कच्चा माल और नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए। औजारों, मशीनों और भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। चौथी आवश्यकता किसकी होती है? एक चौथी भी आवश्यकता होती है, ठीक है, आपको स्वयं उपभोग हेतु ना। अब देखिए हमने प्रोडक्शन तो कर लिया, अब हमें लेकिन जो है इसके स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो आजकल इसे ना मानव पूंजी, ध्यान रखेंगे, ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो मानव पूंजी है ना इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, ठीक है। आज बेसिकली आप ये जान लीजिए कि ये जो है ह्यूमन कैपिटल है। अब देखिए अब बात करते हैं पालमपुर में खेती। भूमि स्थिर है, आप सभी को पता है कि भूमि स्थिर है। क्या कोई भूमि है वो चल फिर सकती है? नहीं है, तो वो स्थिर है। तो आप ये समझ लीजिए कि पालमपुर जो है ना खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। पालमपुर में खेती जो है, और काम करने वालों में ना 50% से ऊपर यानी कि 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं, ठीक है। आप तब की बात कर रहे हैं, आप आज की बात कर लो, हमारे भारत में जो है ना 49% यानी कि समझ लीजिए कि आधा प्रतिशत जो है लोग जो है वो कृषक हैं, किसान हैं, ठीक है। भारत किसानों का देश है और वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं, और इन लोगों का हित जो है खेतों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप ये देखते होंगे कि जब सूखा पड़ जाता है कि जब भी कभी, तो क्या करते हैं किसान जो है मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, कई किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि किसानों की आजीविका तो जो है कृषि से ही चलती है ना। लेकिन ये याद रखिए कि कृषि उत्पादन में ना एक मूलभूत कठिनाई है। क्या कठिनाई है ये भी हम देखेंगे। तो खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है, आप सभी को पता हो गया है। तो पालमपुर में ना वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। अब ये देख लीजिए कि 1960 यानी कि कब, 60 साल पहले से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र का कोई विस्तार ही नहीं हुआ है। तो उस समय तक ना गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था, ठीक है। आप सभी को पता है कि बात कर रहे हैं हम जब जो है अंग्रेजों का शासनकाल था, तो क्या हुआ था, कुछ जो है जो ये चारागाह थे तो इनको किस में बदल दिया गया था, बंजर भूमि को, इनको कृषि योग्य भूमि में बदल गया था। तो नई भूमि को ना खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने में कोई गुंजाइश नहीं है।
आइए थोड़ा सा ये बॉक्स की चीज़ भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो हम इसे भी देख लेते हैं। देखिए, भूमि मापने की मानक इकाई को क्या कहते हैं? हेक्टेयर। देखिए एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है कि भूमि मापने की इकाई क्या है, ठीक है, तो हेक्टेयर। तो यद्यपि गाँवों में ना इससे भूमि की माप को जो है बीघा, गुंठा, ठीक है, जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। तो 1 हेक्टेयर में 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने की कोई तरीका है? तो देखिए क्या तरीका है, देख पाते हैं हम। देखिए यहाँ जो है ना, जिस प्रकार फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग के गांव की तरह लगता है, ठीक है। पालमपुर में ना समस्त भूमि पर खेती की जाती है, ठीक है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। और ये देख लीजिए कि बरसात के समय यानी कि खरीफ की फसलें, ठीक है, किसान जो है ज्वार बाजरा उगाते हैं और इन पौधों को पशुओं को जो है चारों के प्रयोग में लाया जाता है। अब इसके बाद आता है अक्टूबर दिसंबर, तो इसके बीच ना आलू की खेती की जाती है और सर्दी के मौसम में रबी की फसल यानी कि गेहूँ उगाया जाता है, ठीक है। तो उत्पादित गेहूं से ना परिवार के खाने के लिए रखकर विशेष गेहूं जो है किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। किसानों का भाई किसान है, कृषि करते हैं, तो कृषि उनका आजीविका भी है, कृषि उनकी जीविका भी है, ठीक है। तो भूमि के एक भाग में ना गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी जो है वर्ष में एक बार कटाई होती है। तो गन्ना जो है ना अपने कच्चे रूप में या फिर कह लीजिए गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है, ध्यान रखेंगे। देखिए अब हम पढ़ तो रहे हैं पालमपुर के गांव के बारे में, लेकिन हम ये प्रोसीडिंग पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार जो है भूमि में किसानी की जाती है, ठीक है, कृषि की जाती है और किस प्रकार जो है फिर जो है कृषि से जो उत्पादन होता है उसे मंडी में लाया जाता है, मंडी में किस प्रकार बेचा जाता है किसानों द्वारा, जिससे किसानों की आजीविका चलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए पालमपुर में ना एक वर्ष में किसान जो है 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा करते हैं ना, क्योंकि वहाँ जो है ना सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है, सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ बिजली भी आती है अच्छी तरीके से। तो उसका मुख्य प्रभाव ये पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। अब देखिए तब किसान कुओं के रहट द्वारा पानी निकालकर जो है छोटे छोटे खेतों में सिंचाई किया करते थे। तो लोगों ने देखा ना कि बिजली से चलने वाले नलकूपों में ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से जो है क्षेत्र में पानी जो है चला जाता है। तो प्रारंभ में ना कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने ना अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1970 के दशक के मध्य ना 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र सिंचाई होने लग गई। अब ये देखिए बॉक्स की चीज़ें भी देख लेते हैं। देखिए भारत में ना सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है, आज भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो नदीय मैदानों के अतिरिक्त ना हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। और इसके विपरीत आप बात कर लीजिए पठारी क्षेत्रों की, जैसे कि दक्षिण का पठार हो गया, तो वहाँ सिंचाई कम होती है। अब देखिए देश में आज भी ना कुल कृषि क्षेत्रफल के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है, बाकी जो है जगह मानसून पर डिपेंडेंट होते हैं लोग, ठीक है। तो शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। अब देखिए एक वर्ष में ना किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अब देखिए हमारे देश में ही समझ लीजिए कि रबी की फसल, खरीफ की फसल बोई जाती है ना, तो एक वर्ष में एक से ज़्यादा फसल पैदा करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उन्हें कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। अब देखिए अभी जैसे बारिश का टाइम चल रहा है तो क्या हो रही है, धान की बुआई हो रही है, ठीक है, ठंडियों में काट लिया जाएगा, फिर ठंडियों में रबी की फसल यानी कि गेहूं चने वगैरह बोए जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए यह भूमि के ना किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। देखिए क्या होता है, अभी हमने धान बोया, तो क्या हुआ, खेतों में जो है भारी मात्रा में मीथेन वगैरह इकट्ठी हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब जो है इसमें जो है अच्छा ये जो धान की खेती के लिए ना अधिक जल धारण क्षमता करने वाली मिट्टी, जैसे कि समझ लीजिए चिकनी मिट्टी हो गई, मटियार दोमट हो गई, है ना, और पीएच मान यानी कि 5.5 से 6.5 यानी कि एसिडिक होनी चाहिए, ठीक है, सॉइल जो है, ठीक है। और जो है जो धान की खेती में 4 या फिर समझ लीजिए कि 4 से 8 इससे भी अधिक पीएच मान वाली भूमि हो सकती है। अब इसके पश्चात जो है हम गेहूं की बुआई करते हैं, दलहनी फसलों की बुआई करते हैं, तो मिट्टी को नाइट्रोजन भी मिल जाता है ना। तो इससे क्या है ना कि भूमि की जो है उर्वरा शक्ति बनी रहती है, ठीक है।
अब देखिए पालमपुर में ना सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। 2 मुख्य फसलें क्या हो गई? एक हो गया धान और एक हो गया गेहूं। और कई किसान जो हैं पिछले 15-20 वर्षों से ना तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। अब देखिए, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे फिगर में, ये देखिए गेहूं, बाजरा, गन्ना, आलू। ठीक है, तो ये जो है विभिन्न प्रकार की फसलें हैं। तो अब देखिए हम देख रहे हैं ये जो है पैदावार, ठीक है, संबंधित वर्षों में जुताई क्षेत्र। देखिए 1950-51 में कितना था? 129 मिलियन हेक्टेयर। और अब देखिए 2014-15 का ये डेटा है, उसके बाद का डेटा नहीं है, ठीक है, तो 155 हेक्टेयर। तो देखिए जो है जनरली जो है आप देखिए 129 थोड़ा कम था, लेकिन उसके बाद जो है एक समान जो है जुताई का क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, अब ये आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं तब शायद आपको अच्छे से दिखाई देगा, है ना। ये जो है ये जुताई क्षेत्र है देखिए, और यहाँ पे है वर्ष, किस प्रकार जो है जुताई का क्षेत्र इक्वली बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि जुताई के क्षेत्र में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, अब देखिए आपने सीधे सीधे देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े में उत्पादन बढ़ाने के लिए एक जो है तरीका बहुविध फसल प्रणाली का है। ठीक है, दूसरा तरीका है अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। ठीक, तो उपज को ना भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। अब देखिए 1960 के दशक में ना मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जब पैदावार होती थी तो कुछ बीज जो है रख दिए जाते थे अगली जो है खेती के लिए, ठीक है, अगली किसानी के लिए, तो जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम होती थी। ठीक है, तो परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी, तो किसान जो है उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या फिर कह लीजिए दूसरी प्राकृतिक खाद का उपयोग करते थे। अब यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। लेकिन बात करते हैं 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों यानी कि HYV के द्वारा गेहूं और चावल खेती करने के तरीके सिखाए। अब ये आया टर्म हरित क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए थोड़ा हम बात कर ले हरित क्रांति के बारे में। देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में, ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में प्रारंभ करने का श्रेय जो है नोबेल पुरस्कार विजेता, ध्यान रखेंगे, नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग, ये ध्यान रखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ठीक है, लेकिन भारत में ना MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। तो अगर आपसे जो है भारत के रेफरेंस में पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो MS जो है स्वामीनाथन को, और वैसे अगर पूरे विश्व के रेफरेंस में जानेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, तो हरित क्रांति का अभिप्राय बेसिकली ये है ना कि देश के सिंचित और असिंचित यानी कि सिंचाई वाले और बिना सिंचाई वाले कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर यानी कि हाइब्रिड। अब देखिए हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो अत्यधिक उच्च किस्म के बीजों का जो है हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। ठीक है, संकर या फिर कह लीजिए कि बौने बीजों का उपयोग फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, और हरित क्रांति ना है जो है ना भारतीय कृषि में जब लागू की गई तो उस विकास विधि का परिणाम ये है कि जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीक द्वारा, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा जो है प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। क्यों? क्योंकि कृषि क्षेत्र में यह तकनीकी जो है एकाएक आई, तेजी से इसका विकास हुआ और थोड़े ही समय में ना इससे जो है इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले ना कि आप मतलब विश्वास ही नहीं करोगे। देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों और राजनीतिज्ञों ने ना अप्रत्याशित प्रगति को हरित क्रांति की संज्ञा जो है वो प्रदान की। अब देखिए हरित क्रांति की संज्ञा इसलिए भी दी जाती है क्योंकि जो है इसके फलस्वरूप ना भारतीय कृषि निर्वाह स्तर के ऊपर उठकर आधिक्य स्तर पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, पहले तो लोग बस अपनी आजीविका चलाने के और थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है कृषि उत्पादन कर लेते थे, लेकिन
जब ये हरित क्रांति हुई ना तो बहुत मतलब अबाध रूप से उत्पादन होने लग गया। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप ना देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई और कृषि में गुणात्मक सुधार हुए। तो जो है उत्पादन बढ़ा, खाद्यान्नों में जो है आत्मनिर्भरता आई, ठीक है, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, है ना। अब देखिए इसमें तकनीकी सुधार में क्या क्या चीज़ की गई। सबसे पहली चीज़, अभी हम थोड़ा हरित क्रांति के बारे में इसलिए डिटेल में जान रहे हैं कि आपसे अगर कुछ भी क्वेश्चन पुट ऑन हो ना तो आप उसका आंसर सबसे सलीके से दे दो। देखिए हरित क्रांति में सबसे पहले रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, ठीक है। दूसरी चीज, उन्नतशील बीजों के प्रयोग में वृद्धि की गई। तीसरी चीज, सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया, ठीक है। चौथी चीज, पौधों के संरक्षण का विकास किया गया, ठीक है। पांचवी चीज, बहुफसली कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। छठी चीज, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया, ठीक। सातवीं चीज, कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई, ठीक। आठवीं चीज, कृषि उद्योग निगम स्थापित किए गए। और नौवीं चीज, विभिन्न निगमों की स्थापना की गई। मृदा का परिरक्षण किया गया, भूमि का संरक्षण किया गया, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान खोले गए, ठीक है। कृषि उत्पादन में सुधार किया गया। मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें की गई, ठीक है। कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन किया गया, कृषि बचतों में वृद्धि की गई, है ना। और जो है ये सारी चीज़ें करके जो है वो जो परंपरागत की कमियां थी तो उनको जो है रिजॉल्व किया गया, ठीक है। अब देखिए ये मैं थोड़ा सा फिगर छोटा कर दी हूँ। देखिए आधुनिक कृषि के तरीके। अब ये देखिए ये आधुनिक कृषि विधियों में क्या क्या प्रयोग किए। कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। उर्वरक, अधिक उपज वाले बीज का प्रयोग हो रहा है। ट्रैक्टर के माध्यम से जो है खेत जुताई हो रहे हैं, ठीक है। नहरें और पाइप सेंट के द्वारा जो है बिजली के माध्यम से बांध बनाया गया, वो सिंचाई की जा रही है इसके माध्यम से। तो ये जो है आधुनिक कृषि के तरीके हैं। और ये क्या है, HYV। अब देखिए हरित क्रांति के विकास से ना जो है अनाज पैदा होने की बहुत ज़्यादा मात्रा में आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कई अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लग गई। अब आप ये देख लिए कि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों में से जो है अधिकतम उपज पाने के लिए ना बहुत ज़्यादा पानी और रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी। तो अधिक उपज जो है केवल अधिक जो है अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के लिए संयोजन से ही संभव था। तो भारत में ना ध्यान रखेंगे, भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया, ठीक है। और इन क्षेत्रों में ना किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप, HYV बीजों और रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया। और उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जो है जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया, ठीक है। उन्हें जो है इनसे ना गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। अब देखिए पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। अब जब जो है HYV बीजों का प्रयोग किया गया ना तो 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि जो है दुगने से भी ज़्यादा, ठीक है, उपज हुई। तो गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। तो किसानों के पास बाजार में अधिशेष जो है गेहूं काफ़ी मात्रा में उपलब्ध थे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम जो है अगले पार्ट में देखेंगे क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। तो इसके बारे में हम जो है अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ गाइस कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच।